सेवा संस्थान बभनौली गढ़वार बलिया, आपका अपना यूट्यूब चैनल। जैसा कि पिछले दिन के क्लासों में हम लोगों ने यह अध्ययन किया कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। उसमें शिक्षा और मनोविज्ञान इन दोनों को अलग अलग भागों में बांट करके हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद भी आया होगा और इसको आप देखे होंगे। अब आज जो है हम मनोविज्ञान की शाखाएं, जैसे पेड़ होता है तो पेड़ की डालियां निकली होती हैं और उन डालियों पर ही पेड़ निर्धारित होता है। जैसे पेड़ है, पेड़ में यदि शाखाएं न रहे, सीधा पेड़ निकल जाए तो फिर वह पेड़ जो है गिर जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान को समझने के लिए हमको सबसे पहले इसकी शाखाओं को जानना होगा। तो मनोविज्ञान में जिन तत्वों, रहस्यों, विषयों का अध्ययन किया जाता है उसका जो है अपना एक क्षेत्र है और मनोविज्ञान अध्ययन हेतु इस कई शाखाओं में मनोविज्ञान को विभक्त किया गया है। जैसे सबसे पहली शाखा जो होती है वह होती है सामान्य मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान में जो है यानी जनरल साइकोलॉजी, तो जनरल साइकोलॉजी में इस मनोविज्ञान में बालक के सामान्य व्यवहार का, क्रियाकलापों का सामान्य अवस्था में समुचित रूप से अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है। यानी एक सामान्य बच्चा किस प्रकार का व्यवहार करता है और किस प्रकार का क्रियाकलाप करता है और उसकी अवस्था क्या है, इन्हीं सब चीजों का अध्ययन करने का प्रयास जो है हम सामान्य मनोविज्ञान में करते हैं। तो सामान्य मनोविज्ञान में सामान्य बच्चों की सामान्य अवस्थाओं पर हम करते हैं। उसके पश्चात जो है हम दूसरी चीज जो होती है वो होता है असामान्य मनोविज्ञान। असामान्य मनोविज्ञान यानी सामान्य से इतर, सामान्य से अलग असामान्य व्यवहारों, क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। जैसे मानसिक असंतुलन, मानसिक रोग से उत्पन्न समस्याओं का समाधान सामान्य से विशेषकर मान करके उसको किया जाता है। जैसे सामान्य बच्चा है, जैसे एक सामान्य व्यक्ति सामान्य क्रियाकलाप जैसे सुबह उठना, बैठना, खाना, पीना, चलना, बात करना, समाज में रहना, समाज को पसंद करना, यह एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य बालक ऐसा कार्य करता है। जबकि एक असामान्य बालक जैसे किसी से दूर हट करके बैठ जाना, पशुओं के साथ खेलना, समाज में रुचि न रखना या किसी प्रकार का हलचल पैदा करना, यह असामान्य बच्चों में होता है। तो वह असामान्य बच्चा जैसे अपने क्रियाकलापों को, उसका क्या क्या क्रियाकलाप करता है उसका अध्ययन करना, यह और उसके अनुसार उसको शिक्षा प्रदान करना, तो वह असामान्य बालक। जैसे मैं एक छोटी सी घटना आपको बताता हूं। मैं ऐसे विद्यालय में बैठा था और स्पेशल स्कूल के में पढ़ने के लिए एक बच्चा आता है और उसका गार्जियन जो है लेकर के आता है और कहता है कि इसको भी आप अपने यहां रखिए और इसको पढ़ाइए। तो हमने कहा चलो भाई ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ेगा, यहां पढ़ेगा। लेकिन वो असामान्य बच्चा था। अब उसका कॉलेज में प्रवेश हो जाता है। प्रवेश होने के पश्चात उसका जो है वह कॉलेज में जब ही आता है तो आने के बाद एक दिन तो जबरदस्ती वो रुका, क्योंकि कॉलेज के डर होता है, अध्यापक का डर होता है, डर की वजह से वो रुका।
और रुकने के बाद चूंकि उसका असामान्य व्यवहार था, जैसे किसी बच्चे को उंगली कर देना, किसी बच्चे को चिकोटी काट देना, किसी को चिढ़ाना, और उसको पढ़ने में रुचि नहीं थी, फिर भी उसका गार्जियन चाहता था कि इसको भी पढ़ाया जाए। उसके बाद वह अगले दिन बच्चा स्कूल आना बंद कर देता है। जब अगले दिन स्कूल आना बंद कर दिया तो 2 दिन के बाद मैं संजोग से उसके घर पर पहुंचा। घर पर पहुंचने के पश्चात मैं देखता हूं कि वह बच्चा जो है गोली खेल रहा था, और ज्यों ही हमें देखा तो हमको देखने के पश्चात बहुत तेजी से भगा, और तेजी से भगने के बाद जो है अपने घर में चला गया। मैं वहां पर जाकर के बोल रहा था, लेकिन सुनने को तैयार नहीं वो, और ऊपर से ईंट जो है चलाने लगा। यह असामान्य बच्चा होता है। तो वह ईंट जब चलाना शुरू कर दिया, फिर भी मैं वहां बैठा था। थोड़ी देर के बाद वह आया तो उसके दरवाजे पर एक गाय का बछड़ा था। उस बछड़े के मुंह को, वह जो दूध पी करके गाज वगैरह लगाए रहते हैं, उसको चाट रहा था। चाटने के बाद जो है उसको वो चाट रहा था, देख रहा था। मैं यहां से उसका अध्ययन कर रहा था, उसके यही क्रियाकलाप है, क्या क्या कर रहा है। कभी पौधों में पानी डाल रहा था, और उसके घर पर करीब मैं 1-2 घंटा तक बैठा रहा, उसके क्रियाकलाप को देखा। उसके बाद जब उसको यह एहसास हो गया कि नहीं, ये मास्टर साहब हमको पकड़ करके ले जाने वाले नहीं हैं, ये बैठे हैं, तो मैंने कहा कि बाबू कुछ हमको भी खिला दो, दूध पिला दो। उसके घर दूध था, उसने लाया, मैं पिया भी। उसके बाद से थोड़ा सा नजदीक आया। मैंने कहा कि भाई देखो, मेरे स्कूल पर फूल पौधों की थोड़ा कमी है, तुम अपने यहां से फूल पौधा लाओ, और लाने के बाद जो है हमारे यहां भी उसको लगा दो। तो चूंकि उसको उसमें रुचि थी, वो असामान्य बच्चा था, उसको खेलना पसंद था, उसको पढ़ने से रुचि नहीं थी। तो जब मैं फूल पौधा लगाने की बात कहा तो वह लेकर के अगले दिन स्कूल में आया। 2-4-5 पौधों 10 पौधों को लेकर के आया। फूल के पौधे थे, तो उन पौधों को लाया, मैंने जगह बता दिया, वहां पर उसने लगा दिया। और लगाने के बाद मैंने कहा भाई पानी भी डाल दो। पानी भी डाला। हमने कहा देखो भाई, बच्चे यहाँ पर बड़ा उदंड किस्म के हैं, और ये तुमने पौधा लगाया, इस पौधे को ये उखाड़ देंगे, फिर दिक्कत होगी, इसलिए इसकी तुम निगरानी करो। यानी उसको देखिए, क्रियाकलाप का यह अध्ययन है, उसको रोकने का प्रयास मैंने किया। तो उसने मान गया। मैं गया, थोड़ा सा वो हटा, तो मैं गया, एक पौधे को अपने पैर से कुचल दिया। मैंने कहा देखो, देख रहे हो कैसे निगरानी कर रहे हो भाई, तुम्हारे पौधे को किसी बच्चे ने कुछ, जबकि मैंने ही कुचला था। तो उसको वह देख करके कहा सर जी अब किसी को कुचलने नहीं दूंगा, अब देखते हैं ना कौन है। हमने यार ये बहुत बदमाश है सब। उसकी स्थिति के अनुसार धीरे धीरे वह बालक जो है प्रतिदिन वो आता था, उसी पौधे को देखता था, निगरानी करता था, पानी देता था। और उसके पश्चात जो है, जब स्कूल में शनिवार के दिन संगीत का कार्यक्रम हो रहा था, तो जब संगीत वह सुना तो वह भी उस क्लास में जाने लगा। हमने कहा कि नहीं, उसमें आपको नहीं जाना है, आप पौधा लगाने वाले हो, पौधा में देखो, उसमें वही बच्चे जाते हैं जो पढ़ते हैं, झोला लेकर के आते हैं। कहा सर जी हम भी पढ़ेंगे। तो हमें एक झोला लेकर के आओ, 2 दिन पहले बैठो, फिर अगले शनिवार को कार्यक्रम होगा तब जाना। बात को मान गया, और धीरे धीरे उसकी रुचि जो है पढ़ने में लगी, और उसके बाद से वह क्लास में पढ़ाई शुरू कर दिया। तो ये होता है असामान्य बच्चा। और जब असामान्य बच्चा है तो उसके असामान्य क्रियाकलापों का जब तक आप अध्ययन नहीं करते हैं, तब तक उसको आप शिक्षा नहीं दे पाएंगे। और उसके यह जो है, यह असामान्य मनोविज्ञान में वही असामान्य बच्चों के व्यवहार और क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा जो बात होता है वो होता है मानव विज्ञान। यानी मनोविज्ञान में मानव एवं पशु इन दोनों के व्यवहारों के अध्ययन की व्यवस्था है, परंतु मानव मनोविज्ञान में मात्र मानव के ही विविध व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है।
यानी व्यवहार जो है, पशु भी अपना व्यवहार करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, मानव भी अपना व्यवहार करता है और क्रियाकलाप करता है। तो मनोविज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव के व्यवहारों को और क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, उसको मानव मनोविज्ञान कहते हैं। तो जो मनोविज्ञान की तीसरी शाखा है वो है मानव मनोविज्ञान, और चौथी शाखा जो मनोविज्ञान की है वो है पशु मनोविज्ञान। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मानव मनोविज्ञान में मनुष्य के क्रियाकलापों का, व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, और पशु मनोविज्ञान में जो है पशु के क्रियाकलापों और व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, उसे पशु मनोविज्ञान कहते हैं। अब जो है उसके बाद व्यक्ति मनोविज्ञान। तो इस संदर्भ में व्यक्ति की विभिन्नताओं, सामूहिक विभिन्नताओं का निरीक्षण और परीक्षण किया जाता है। अब देखिए, एक मानव विज्ञान है और एक व्यक्ति विज्ञान है। तो मानव विज्ञान अर्थात संपूर्ण मानव समुदाय का अध्ययन होता है, और व्यक्ति मनोविज्ञान में केवल वन व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है कि वह समाज में कैसे बैठता है, समाज में उसके क्रियाकलाप क्या है, सामाजिक गतिविधि क्या है, रहन सहन क्या है, और उनका अध्ययन करने के पश्चात जो शिक्षा दी जाती है वह उसके लिए ग्राह्य होती है, और वह जो है व्यक्ति मनोविज्ञान कहलाता है। और उसके बाद समूह मनोविज्ञान। तो समूह मनोविज्ञान यानी ग्रुप साइकोलॉजी, एक जो है इंडिविजुअल साइकोलॉजी, और दूसरा जो है वो है ग्रुप साइकोलॉजी। तो ग्रुप साइकोलॉजी में यानी समूह से तात्पर्य समाज से भी होता है। समाज या समूह में व्यक्ति का किस प्रकार का व्यवहार होता है और इस विषय का अध्ययन किया जाए, उसको समूह मनोविज्ञान कहते हैं। तो एक तो व्यक्ति मनोविज्ञान हुआ, दूसरा समूह मनोविज्ञान हुआ। तो व्यक्ति मनोविज्ञान में ओनली पीस इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत, केवल एक व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है कि उस व्यक्ति का क्रियाकलाप क्या है, उसका व्यवहार क्या है, उसका कार्य क्या है, और मानव ये उसके बाद से ग्रुप वाले में समूह मनोविज्ञान में समूह के उसमें 2 4 5 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 8 व्यक्ति, यानी 2 से कम नहीं, 2 से अधिक, यानी 3 4 5 का सब व्यक्ति को अगर जहां हो तो वह एक समूह कहलाता है। और यह समूह जो है सामाजिक समूह भी हो सकता है, समाज से भी होता है। और उसके पश्चात जो मनोविज्ञान की एक शाखा है वो है प्रौढ़ मनोविज्ञान यानी एडल्ट साइकोलॉजी। तो यह प्रौढ़ावस्था जो है एक विशेष अवस्था मानी जाती है, और इस अवस्था में बालक भविष्य के विषय में विचार करने लग जाता है। यानी प्रौढ़ मनोविज्ञान में प्रौढ़ावस्था के व्यवहारों का विवेचन किया जाता है। जैसे व्यक्ति जो है जन्म लेता है तो शैशव अवस्था होता है, शैशव अवस्था के बाद जो है बाल्यावस्था होता है, फिर किशोरावस्था होता है, और उसके बाद प्रौढ़ावस्था आती है। तो जब व्यक्ति किशोर होने के बाद अब प्रौढ़ अवस्था में जाता है, तो इस अवस्था में व्यक्ति अपने विषय में सोचना शुरू कर देता है, स्वयं सोचता है। देखिए, बचपन में अपने लिए क्या करना है उसको कोई पता नहीं होता है। शैशव अवस्था में बिल्कुल ही कुछ नहीं समझता है। जो समझा दिया जाए कि ये तुम्हारे माता हैं, ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारे भाई है, उसी को वो मान लेता है, और बाल्यावस्था में उसी का अनुकरण करता चला जाता है, सोचता नहीं है।
लेकिन प्रौढ़ावस्था एक ऐसी अवस्था आती है कि उस अवस्था में वो सोचता है कि मुझे भविष्य में क्या करना है, मेरा भविष्य कैसे चलेगा और हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो वहां भी वह कई प्रकार की गतिविधियों को करता है और उन गतिविधियों का अध्ययन करना वह जो है प्रौढ़ मनोविज्ञान में किया जाता है। उसके बाद बाल मनोविज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान में प्रायः बालक के विभिन्न मुद्राओं और क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे विभिन्न मुद्रा और क्रिया क्या है, जैसे भय, उत्साह, हास्य आदि के व्यवहारों को, उसकी विकास की अवस्थाओं को इत्यादि का अध्ययन जो किया जाता है वह जो है बाल मनोविज्ञान है। यानी बच्चा किस चीज से डर रहा है, किस चीज से प्रसन्न हो रहा है और किस चीज से वो हंस रहा है, इन सब चीजों का अध्ययन करके ही उसको शिक्षा दी जाती है और ये है बाल मनोविज्ञान। और उसके पश्चात जो है आता है शिक्षा मनोविज्ञान। तो इस शिक्षा मनोविज्ञान जो है इसी को हम लोगों को अध्ययन करना है, यह है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो शिक्षा और मनोविज्ञान के विषय में हमने पिछली क्लासों में इसका जिक्र कर चुके हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान में जैसे शिक्षा के विविध पक्षों के अध्ययन के साथ साथ उनके गुण दोषों, स्वरूप, प्रक्रिया आदि की व्याख्या करके भविष्य के लिए निर्देश दिए जाते हैं। जब बच्चे का, बालक का या प्रौढ़ का जब मानसिक स्तर का पता लगा लिया जाता है, उसके पश्चात जो है शिक्षा के विविध पक्षों को रखने का प्रयास किया जाता है और शिक्षा के विविध पक्षों के अध्ययन के साथ साथ उनके गुण दोषों, स्वरूप, प्रक्रिया आदि की व्याख्या करके तब उनके भविष्य के लिए निर्देश दिए जाते हैं। उसके पश्चात जो होता है शुद्ध मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान का मूलतः सैद्धांतिक पक्ष ही शुद्ध मनोविज्ञान माना जाता है। इसमें सिद्धांत, विषय वस्तु, पाठ्य वस्तु इत्यादि को प्रस्तुत करके अध्ययन को व्यवस्थित रूप दिया जाता है। जैसे हमारा विषय वस्तु क्या है और कोई भी विषय वस्तु है, सिद्धांत क्या है। जैसे हमने पिछली क्लासों में आपको बताया था कि शिक्षा जो है श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया, उसका सिद्धांत है सा विद्या या विमुक्तये, यानी विद्या वही है जो हमें मोक्ष को प्राप्ति करे, मुक्ति को प्रदान करे, वह शिक्षा है। तो यह सिद्धांत हुआ और इसी सिद्धांत के बाद तब हमारी विषय वस्तु बनती है कि किस विषय पर उसको, किस विषय वस्तु को इंगित करते हुए तब उसकी पाठ्य वस्तु बनाई जाती है और उस पाठ्य सागामी क्रियाओं के द्वारा जो है बच्चे को ज्ञान दिया जाता है। वो जो होता है शुद्ध मनोविज्ञान होता है। उसके पश्चात जो है औद्योगिक मनोविज्ञान। तो औद्योगिक प्रक्रिया और समस्याओं का समाधान, जैसे मजदूर हैं, अधिकारियों के व्यवहार का अध्ययन तथा उत्पादन, व्यय, समस्या, आर्थिक विषमताओं आदि का विवेचन किया जाता है। ये जो है औद्योगिक मनोविज्ञान है। अब आप सोचो, कहीं काम कर रहे हो तो काम करने के लिए वहां पर अधिकारी भी होते हैं, मजदूर भी होते हैं। विकास कब होगा? जब दोनों के व्यवहार में सामंजस्य होगा, या नहीं तो मजदूर और अधिकारियों के व्यवहार में अगर कटुता आती है तो मनमुटाव हो जाता है और मनमुटाव हो जाता है तो आपका प्रोडक्शन रुकता है और जब प्रोडक्शन यानी उत्पादन ये रुकेगा, व्यय बढ़ जाएगा और व्यय बढ़ जाएगा तो यह विषमताएं आएंगी तो कंपनी को नुकसान होता है। तो उसमें मजदूर क्या चाहता है, अधिकारी क्या चाहता है
और उनका सामंजस्य बैठाने के लिए यह मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया करने के पश्चात उस प्रकार की व्यवस्था बनाई जाती है जिससे सारे लोग संतुष्ट होकर के अपने कार्यों पर लग जाए। अब उसके पश्चात जो है पूर्व जन्म के कार्य कारण का अध्ययन और विवेचन, यह जो है परा मनोविज्ञान में किया जाता है, यानी पैरासाइकोलॉजी। पूर्व जन्म, जैसे यह एक जन्म है हमारा, हमको पता नहीं है हम पूर्व जन्म में क्या थे, किसी को पता नहीं। तो लेकिन पूर्व जन्म के जो भी आपका जन्म रहा हो, उस जन्म के अनुसार उसका भी व्यवहार आप में परिलक्षित होता है और उसको जो है विवेचन किया जाता है। तो जैसे डॉक्टर ज्योतिष्ना मोहन ने बताया कि समाज मनोविज्ञान में समाज के विविध पक्षों का अध्ययन किया जाता है और उसके बाद आता है हमको नैदानिक मनोविज्ञान, यानी क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी जैसे मानसिक रोग से ग्रसित लोगों, जीवों का विविध प्रकार से अध्ययन करके रोग के लक्षण प्रकार का पता करके निदान और उपचार की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, वो है आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में जैसे व्यक्ति है मानसिक रोग से ग्रसित, तो मानसिक रोग से ग्रसित हो तो उसमें मनुष्य भी हो सकता है, अन्य जीव भी हो सकते हैं और उनका जो है विविध प्रकार से अध्ययन करने के पश्चात जो है रोग का लक्षण क्या है और उसका प्रकार क्या है उसको पता किया जाता है और पता करने के पश्चात जो है उसका निदान और उपचार, इस प्रक्रिया का जो अध्ययन किया जाता है वो है क्लिनिकल साइकोलॉजी, यानी क्लिनिकल साइकोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। जो डॉक्टर्स होते हैं, जैसे कभी कभी स्थितियां ये आती हैं कि व्यक्ति को ये हो जाता है कि हमको बहुत भयंकर रोग हो गया है और होता कुछ नहीं है, रोग नहीं है। कभी कभी अल्ट्रासाउंड मशीन या एक्सरे मशीन या खून की जांच आप जो भी करते हैं तो उसकी रिपोर्ट कभी कभी गलत आ जाती है, और गलत इसलिए आ जाती है कि वहां भी शुद्ध गणित है और गुणा भाग करने में अगर थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई या मशीन का किसी प्रकार का दोष है तो आपका परिणाम गलत आ जाता है, और जब परिणाम गलत आ जाता है तो वह परिणाम जो दिखाई देगा उसी को आदमी जान लेता है और उससे वो ग्रसित हो जाता है। तो व्यक्ति को कभी कभी ये भी होता है कि हमको भूत पकड़ लिया, यह मानसिक रोग है, होता कुछ नहीं है। तो उसको जो है उसके दिमाग को दूसरी तरफ डाइवर्ट करके दूसरे कार्यों में संलग्न कर देने के बाद वह कुछ दिनों के बाद सामान्य स्थिति में आ जाता है, यानी यह पूर्ण रूप से मानसिक रोग है। जिस प्रकार से आपका मन स्थिति, आपके दिमाग में जो बातें बैठ जाती है तो वह व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रसित हो जाता है और उसका निदान और उपचार जो है करने के लिए उस रोग का लक्षण और उसके प्रकार को पता करना आवश्यक होता है। उसके पश्चात जो होता है वो है समाज मनोविज्ञान। तो समाज के विविध स्वरूप, समाज की संरचना, स्थिति, व्यवहार इत्यादि की जिसमें व्याख्या की जाती है। जैसे कि आप जानते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में वह सुख दुख रहन सहन हर प्रकार की व्यवस्थाओं को झेलने के लिए तैयार है। और जिसका जिस प्रकार का समाज, जैसे किसी का समाज है वहां पर गाली का माहौल बनता हो, तो जब गाली का माहौल बनता हो तो वहां गाली गलौज झगड़ा ये होता है। कुछ समाज ये होता है जहां पर बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वहां पर अच्छी अच्छी प्रकार की बातों को करते हैं। तो यह समाज जो है कई प्रकार का होता है।
समाज में जो है सज्जन लोग भी होते हैं, समाज में दुर्जन भी होते हैं, समाज में पॉकेटमार भी होते हैं। लेकिन आपका समाज कैसा है, किस प्रकार का समाज बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और समाज का निर्माण करने के पश्चात जो है उसके विविध स्वरूप और संरचना बनती है और उसका जो है व्याख्या की जाती है, उसको सोशल साइकोलॉजी कहते हैं। और सोशल साइकोलॉजी के बाद उसके बाद क्रिमिनल साइकोलॉजी अर्थात क्रिमिनल अपराध मनोविज्ञान, यानी अपराध मनोविज्ञान में अपराध, अपराधी की वृत्ति के लोगों का व्यवहार का अध्ययन करके इसके निराकरण के उपायों का अध्ययन किया जाता है। जैसे समाज में कई तरह के अपराध होते हैं, जैसे कोई है चोरी करता हो, छोटी सी घटना ले लो, चोरी करता हो तो यह भी अपराध की श्रेणी में आता है। अब जैसे क्लास में बैठे हो, किसी का कलम हो या किसी की किताब हो, कोई चुरा लिया, कोई बालक ही चुरा लिया। और अपराध की शुरुआत जो है बचपन से ही होती है, और जिसकी शुरुआत होती है, अगर अच्छा वातावरण नहीं मिला और अच्छा व्यक्ति से मुलाकात नहीं हुआ, उसके व्यवहार का अध्ययन नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से वो बड़ा अपराधी बन सकता है। जैसे एक छोटी सी घटना मैं बता रहा हूं। एक छोटा सा बच्चा था, हमारे ही गांव में एक ट्रक खड़ी थी और उस हमारे ही गांव के ड्राइवर थे, उन्होंने खड़ा करके होराइजन स्कूल पर खड़ा किया था, खड़ा करके अपने घर आ गए थे और वो जा करके उसमें से डीजल निकाल रहा था, यानी डीजल की चोरी कर रहा था। अब डीजल की चोरी कर रहा था, संजोग से वो उसी समय पहुंच गए। पहुंचने के बाद उसको देख लिए, देखने के बाद उसको पकड़े, पकड़ने के बाद जो है कहे कि तुम ये क्यों करते हो, तो वह बताया कि मैं यह कर रहा हूं, मुझे मेला जाना है और मेरे पास कोई पैसा नहीं है, इस वजह से मैं डीजल निकाल करके बेच करके मेला। यानी उसकी वृत्ति क्या है कि उसको जब खर्च नहीं मिला तो खर्च को पूरा करने के लिए वह अपराधी वृत्ति यानी चोरी का काम करने का शुरू करता है और वह अपराध हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को उसके गार्जियन से कह करके, समाज से कह करके इस प्रकार की वृत्तियों से दूरी बनाई जाए तो निश्चित रूप से उसको सुधार हो जाएगा और वह भी समाज के मुख्य धारा से जुड़ सकता है। अब जो है उसके बाद आता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, यानी प्रयोग के माध्यम से मानव की मनोदशा, विचार, कल्पना, इसका अध्ययन किया जाता है। वो जो है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान कहलाता है। अब प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के बाद जो है आता है किशोर मनोविज्ञान, यानी किशोरावस्था का विकास के क्रम में विशेष महत्व है और इस अवस्था में ही बालक में अनेक परिवर्तन होते हैं और इन परिवर्तनों के कारणों को होने वाले विशेष व्यवहारों का अध्ययन जो है इस संदर्भ में किया जाता है, उसे किशोर मनोविज्ञान कहते हैं। और यह किशोरावस्था जो होती है वास्तव में सबसे अधिक खतरनाक होती है, क्योंकि शरीर में ताकत भी ज्यादा होती है, शरीर आपका मानसिक दबाव नहीं होता है और आप कुछ भी करने के लिए आतुर हो जाते हैं। भरसक जो गलत व्यवहार है वह ज्यादा रूप से आप पर आघात करता है और किशोरावस्था की स्थिति में ही बच्चा जो है अपराधी भी बन सकता है, अच्छा वैज्ञानिक भी बन सकता है। अब उसको किस प्रकार का संरक्षण मिल रहा है उस पर यह डिपेंड करता है और उसका झुकाव किधर है, उसकी गतिविधि क्या है, इन सब चीजों का जब तक आकलन नहीं हो जाएगा तब तक उसको सुधार नहीं किया जा सकता है। तो ये रहा आपका जो है शिक्षा मनोविज्ञान की शाखाएं, यानी हमारा जो शिक्षा मनोविज्ञान है इतने भागों में बटा हुआ है। अब जो है अगले दिन हम लोग शिक्षा
वह मनोविज्ञान के संबंध के विषय में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। आज जो है इतनी ही बातों को पर हम अपनी बातों को विराम रखते हैं और शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या संबंध है इसकी चर्चा अगले दिन करेंगे। इन सब चीजों में अगर आपको कहीं पर कोई शंका होती हो तो आप जो है इस वीडियो पर कमेंट भेज करके और उसका समाधान ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जो है आज के इस क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।